Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is land resource. तो हम लोग बच्चा 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं. इट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स. कि जब रिसोर्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू आ प्लानिंग उनको यूज़ करना चाहिए, उनको कंजर्व करके रखना चाहिए. तो कैसे उन्हें कंजर्व करना चाहिए, कैसे उनके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, वो हम पिछले वीडियो में हमने वो सब कुछ पढ़ लिया है. सो टुडेज अवर टॉपिक इज लैंड रिसोर्स. स्पेशल हम लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लैंड रिसोर्स क्या है और कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है. सो स्टार्ट करते हैं, चलिएगा. सो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड अटमोस्ट इम्पोर्टेंट. सबको पता है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, वो नेचर ने एज अ गिफ्ट हमें दिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करती है. अगर हम उसके यूजेस की बात करें तो इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन. कि जो भी नेचुरल वेजिटेशन है वो कहाँ ग्रो करेगी, लैंड पर करेगी. बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी ना उगाएंगे. अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं, कोई भी फसल ग्रो कर रहे हैं, तो कहाँ करेंगे, लैंड पर करेंगे. एंड वर्ल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर की जो वर्ल्ड लाइफ है वो कहाँ पर है, लैंड पर है. ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विदाउट लैंड वी कांट डू दीज एक्टिविटीज. All these activities take place on the land. So, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन भी है लैंड की. वो लिमिटेशन क्या है, लैंड इज एन असेट ऑफ फिनिट मैग्नीट्यूड. क्या कहा है बच्चा, लैंड इज एन असेट फिनिट मैग्नीट्यूड. कि वो क्या है, वो फिनिट मैग्नीट्यूड है. वी कांट इंक्रीज इट और वी कांट डिक्रीज इट. इरेजर की तरह या फिर रबर की तरह ना तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिक्रीज करते हैं. उसका डेफिनेट एक मैग्नीट्यूड है कि वो जितनी है उतनी ही रहेगी. उसके जो पैटर्न है उसके यूज करने के वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसका डेफिनेट मैग्नीट्यूड है, डेफिनेट शेप है, वो एज इट इज रहेगी. ना हम उसको इंक्रीज कर पाएंगे और ना ही हम उसको डिक्रीज कर पाएंगे. सो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की, कि पूरा का पूरा जो लैंड एरिया है उसको किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो सपोज ये हमारा पूरा एक एरिया कह लीजिए, हम इसको लैंड एरिया बोल देते हैं. कि ये पूरा का पूरा जितनी भी हमारी लैंड है वो लैंड एरिया है, उसका अबाउट 43%, अबाउट ये मान लीजिए कि ये 43% एरिया, ये जो 43% एरिया है ये क्या है, प्लेन. ये प्लेन एरिया है, ये है प्लेन एरिया. प्लेन एरिया which provide facilities for agriculture, industries, factories, transportation, etc. कि ये जो प्लेन एरिया है यहीं पर हम सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं, यहीं पर बिल्डिंग बनाई जाती हैं और दूसरी एक्टिविटीज की जाती हैं. सो इट इज 43%. वहीं पर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन है कितना, 30%. ये है 30%. 30% एरिया किसका है, माउंटेन. जो माउंटेन्स हैं वो 30% है और 27% एरिया है हमारा प्लेट्यूज. जो प्लेट्यूज है वो 27% है. सो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, 43% फॉर प्लेन्स, 30% for mountains and 27% for plateaus. So plateaus have the rich resources. कौन से resources? Like minerals, like fossil and forest. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि ये किस तरीके से है, वो हमने देख लिया है. अगर हम बात करें लैंड यूटिलाइजेशन की, कि उसको यूटिलाइज किस तरीके से किया जाता है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, तो जितना टोटल % ऑफ लैंड है उसमें से कुछ एरिया है फॉरेस्ट की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है. लाइक ये पूरा
लैंड है, ये पूरा लैंड हो गया, और इस लैंड में से कुछ एरिया की ये समझ ली कि ये वाला जो एरिया है ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट, ये एरिया फॉरेस्ट के लिए है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है। सेकंड की बात करें, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड, ये जो बची हुई लैंड है ना, ये वाली जो बचा हुआ एरिया, इसमें से वो लैंड जो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि कल्टीवेशन के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो वो कौन सी लैंड है? इसके दो सब टॉपिक हैं। फर्स्ट इज द बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन इट मीन्स बंजर जमीन कि उस पर कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता, एंड सेकेंड वन वेस्ट लैंड विच इज नॉट यूजेबल और नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, एंड सेकेंड इज द लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए रखी हुई है या फिर दूसरी चीजों के लिए उसको यूज कर लिया गया, कि एग्रीकल्चर उस पर हो सकता था, कल्टीवेशन उस पर हो सकता था, बट उसको दूसरी चीजों के लिए यूज कर लिया गया है। कौन सी दूसरी चीजें? लाइक कोई बिल्डिंग उस पर बना दी गई है, रोड बना दी गई है, कोई इंडस्ट्री वहां पर सेटअप कर ली गई है, कोई फैक्ट्री वहां पर लगा दी गई है। सो लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो ये वाली जो लैंड है वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। थर्ड नंबर पर हम बात करें, सो लैंड अदर कल्टीवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, कि फैलो लैंड को छोड़कर दूसरी जो अनकल्टीवेटेड लैंड है वो कौन सी है? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कि कुछ लैंड ऐसी है कि वहां पर परमानेंट पास्चर है, चरागाह बने हुए हैं, ग्रेजिंग लैंड है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए छोड़ी हुई है, कि वहां पर एनिमल्स सिर्फ क्या करेंगे, वहां पर जानवर आएंगे और वहां पर घास खाएंगे, वो ग्रेजिंग लैंड और पास्चर छोड़ दिए गए, कि बड़े बड़े जो चरागाह छोड़ दिए। कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं कि अपने अपने जानवरों को लेकर वो वहां पर जाती हैं और वहां पर उनको ग्रेजिंग कराते हैं, जैसे गुज्जर, बकरवाल, तो ये कम्युनिटीज अपने जानवरों के साथ जाते हैं पास्चर लैंड में और ग्रेजिंग लैंड में और अपने जानवरों को वहां पर फीडअप कराते हैं। सेकंड, लैंड अंडर मिससेलियस ट्री क्रॉप्स। मिससेलियस ट्री क्रॉप्स क्या है? कि वो ऐसी क्रॉप है जिसको ह्यूमन ने क्रॉ नहीं किया है, कि कुछ एक लैंड है और उस लैंड में कुछ पेड़ पौधे अपने आप उगाए हैं, कुछ पेड़ पौधों के झुंड हैं वहां पर जो अपने आप ग्रो किए हुए हैं, तो और उसके आसपास की कुछ लैंड को खाली छोड़ दिया है कि वहां पर लोग घूमने आते हैं, वहां पर कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, वहां पर कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है। तो इस तरह की जो लैंड है कि कुछ पेड़ पौधे अपने आप उगाए थे वहां पर और उसको एज इट इज छोड़ दिया, उसके आसपास की कुछ लैंड को और छोड़ दिया है, तो उसको बोलते हैं क्या? मिससेलियस ट्री क्रॉप्स। ये ट्री क्रॉप्स तो है लेकिन उसको ह्यूमन ने ग्रो नहीं किया है। एंड थर्ड इज अ कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर। वो अनकल्चरेबल लैंड जिसको लगभग 5 साल के लिए क्या छोड़ दिया गया है? अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर। 5 साल से ज्यादा के लिए उसको एज इट इज छोड़ दिया गया है। क्यों? सपोज हमें वहां पर कोई बिल्डिंग बनानी है ना, कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के लिए वो जमीन छोड़ दे कि ये इस जमीन पर कल्टीवेशन नहीं होगा, इस पर कोई खेती नहीं होगी, इस जमीन पर हम बिल्डिंग बनाएंगे, तो एज इट इज पड़ी हुई है 4-5 साल से। एंड नेक्स्ट इज फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या है? करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। इसके भी 2 सब टॉपिक हैं। फर्स्ट इज द करंट फैलो एंड सेकंड अदर देन करंट फैलो। कि अब ये करंट फैलो क्या है? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेटेड फॉर मोर देन 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। कि वो लैंड जिसको 1 साल या 1 साल से कम टाइम के लिए खाली छोड़ दिया गया है। क्यों? जैसे बहुत सारे जो फार्मर हैं, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो टोटली डिपेंड ऑन द मॉनसून, जो टोटली डिपेंड होते हैं मॉनसून पर, क्योंकि उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है। सो सपोज कीजिए कि जो मॉनसून सीजन आया जुलाई अगस्त में, उन्होंने जो मॉनसून फसलें हैं, मॉनसून क्रॉप्स हैं, जैसे उन्होंने पैडी धान की फसल उसमें ग्रो कर ली, एंड आफ्टर दैट जब धान की फसल को हार्वेस्टिंग कर लिया गया
तो उसके बाद जो भी फसल ग्रो करनी है उसके लिए उनके पास इरिगेशन सिस्टम है नहीं, तो एज इट इज उन्होंने उसको 6 महीने के लिए एज इट इज खाली छोड़ दिया है। तो इट इज नॉन एज अ करंट फैलो और लेफ्ट विदाउट कल्टिवेटेड फॉर 1 एंड लेस देन 1 ईयर। एक टाइम में तो उस पर फसल ग्रो कर ली और दूसरे टाइम के लिए वो खाली छोड़ दी, बिकॉज दे हैव नॉट द इरिगेशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन, अदर देन करंट फैलो, करंट फैलो के अलावा जो दूसरा पार्ट है या फिर दूसरी लैंड है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, वो लैंड जिसको पिछले 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए खाली छोड़ दिया गया है, 2 साल 4 साल 5 साल तक के लिए उसको खाली छोड़ दिया गया है। उस पर एग्रीकल्चर तो हो सकता है, उस पर फसलें तो ग्रो हो सकती हैं, लेकिन उसको खाली छोड़ा हुआ है। इट इज नॉन एज द अदर देन करंट फैलो। एंड नेक्स्ट इज द नेट सोन एरिया। अब ये नेट सोन एरिया क्या है वो देखिए। सो नंबर 5 इज द नेट सोन एरिया। सो व्हाट इज नेट सोन एरिया? नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। सो एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर इज नॉन एज द नेट सोन एरिया। की सपोज ये एक पूरा एरिया है या फिर एक लैंड है, ये लैंड है और इस लैंड का ये पार्ट है और इस लैंड का ये जो पार्ट है इसमें कोई भी एक पूरे साल में फसल ग्रो कर ली, पूरे में इसमें ऐसे ग्रो कर ली कोई भी फसल, वो हो गई क्या? नेट सोन एरिया। उसको हम बोलेंगे नेट सोन एरिया। ग्रॉस का मतलब है कि हमने ये वाली जो पूरा एरिया था इसके इतने पार्ट में दोबारा फिर से कोई और फसल ग्रो करी है ना, इसमें हमने फिर से एक और बार फसल ग्रो कर ली, तो ये वाला एरिया फिर से एक बार और इसमें प्लस हो जाएगा, वो होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब हम सपोज करें कि ये 10 हेक्टेयर का पूरा पीस ऑफ लैंड है और 10 हेक्टेयर में एक बार कोई भी क्रॉप ग्रो की, इट इज अ नेट सोन एरिया। और उसके हाफ में यानी कि 5 हेक्टेयर में फिर से कोई और फसल ग्रो कर ली, तो वो जो 5 हेक्टेयर है वो फिर से उसमें प्लस हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 15 हेक्टेयर। उसी को हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो आई होप जो नेट सोन एरिया है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो दोनों क्लियर हो गए होंगे, उसमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो इट इज ऑल अबाउट द लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड यूटिलाइजेशन की कैसे उसको यूटिलाइज किया हुआ है और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि प्लेन एरिया कितना है और वहीं पर जो प्लेट्यूज एरिया है वो कितना है और माउंटेन एरिया कितना है। दिस इज ऑल क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक विल बी लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। क्या है? लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच माय वीडियो, कीप स्माइलिंग। Thank you very much and goodbye.